वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसे हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। साथ ही साथ हम बॉम्बे फिनोटाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। मेक श्योर ये मास्टर क्लासेस 3 है, मतलब कि मास्टर क्लासेस की जो सीरीज चल रही है उसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। इनकेस आपने नहीं देखा हो तो जो है आप टीचिंग पाठशाला के ही पेज पर विजिट करके इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लिंक होगा या जो वीडियो होगा उसको मैं इस वीडियो के एंड में भी मेंशन कर दूंगी। सो लेट्स प्रोसीड। क्योंकि पुरानी वीडियोस को बिना देखे ये वीडियो में आप कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो भी चीजें मैं डील करने वाली हूँ समहाउ थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है वो प्रीवियस वीडियो का, जिसमें कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग पढ़ी थी। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने कहा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएच ब्लड ग्रुप टाइप। तो सबसे पहले तो हम आरएच के ऊपर फोकस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, साथ ही साथ बॉम्बे फिनोटाइप के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम पहले बेसिक्स की बात करें, एक बेसिक आइडिया ले, अगर इन जनरल हम देखते हैं तो पहले हम शुरू करते हैं एक बेसिक आइडिया से। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एट द प्रेजेंट टाइम लगभग 33 अप्रॉक्स जो है ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, उन 33 ब्लड ग्रुप में से हमने कुछ एक आध ब्लड ग्रुप को आपके सामने डील किया है। तो अगर इन जनरल हम बात करते हैं, देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ टोटल ऑफ 33 ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इतना ही नहीं, ये जो 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनमें जो एंटीजेंस पाए जाते हैं वो लगभग देखे गए हैं 300 विथ 300 एंटीजेंस। यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये कहता है कि ओवरऑल एट द करेंट टाइम 33 ब्लड ग्रुप से ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं, और उनको कलेक्टिवली मिलाकर अगर देखा जाए तो 300 से ज्यादा एंटीजन हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखे जा सकते हैं। अब ये जो एंटीजन है ये हम किसकी बात करें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ए एंटीजन, ठीक है, बी एंटीजन, एच एंटीजन, ये सारी चीजें क्या थी, ये सब टाइप के एंटीजन ही थे। तो उसी एंटीजन में से लगभग 300 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं अगर हम 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो। इतना ही नहीं, ये जो 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम है इनमें से काफियों को जो है सीक्वेंस भी किया जा चुका है और साथ ही साथ इनको क्लोन भी किया गया है। मतलब इनमें अच्छी खासी जो है स्टडी चली है। लेकिन हमारे मतलब के लिए, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हम जिन ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं, ठीक है, हम जिस ब्लड ग्रुप को, तो इन जनरल हम जिस ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं वो कौन कौन सा है, हम स्टडी करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप। ठीक है, एबीओ टाइप जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज आरएच टाइप, जिसका बेसिक्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक यहाँ पे ये तो हो गया एबीओ टाइप, आरएच टाइप। इतना ही नहीं, और भी वैरायटी ऑफ पाए जाते हैं, जिसका लाइक अभी फिलहाल में हमारे लिए जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लगभग किसी एग्जाम में उतना पूछे नहीं जाते हैं। बट यस, देयर आर अप्रॉक्स 33 ब्लड ग्रुप टाइप। तो हमारा जो फोकस होगा वो यही होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे, इसी में से एक मॉडिफाइड वर्जन आता है जिसमें कि हम जिसमें कि हम डाल देते हैं किसको, बॉम्बे फिनोटाइप को। ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप को। तो आज हम वो भी स्टडी करेंगे कि बॉम्बे फिनोटाइप क्या है, कैसे है। तो देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। आज का हमारा फोकस है दिस वन, ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप। अब ये जो आरएच ब्लड ग्रुप है इसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक होगा मेन, दैट इज आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम को भी लाइक इसका जो कंसेप्ट है वो दिया गया था लैंडस्टेनर एंड वीनर, इन दोनों ने मिलकर दिया था आरएच सिस्टम का कंसेप्ट। ये जो आरएच सिस्टम है, हम इसको आरएच क्यों नाम देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था रीसस मंकी में। रीसस मंकी में इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था, और इसीलिए रीसस मंकी के लिए जो पहला जो वर्ड है ना, ये आरएच, इसी को लेकर हमने आरएच रख दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम एक्चुअल में कैसे डिफाइन करता है, ये भी एक टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है। अगर आपने रीसस मंकी को नहीं देखा है तो वेरी ऑब्वियस आप गूगल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये आपके सामने पिक्चर मैंने रखा है रीसस मंकी का, तो इसी में ये आरएच सिस्टम पाया गया था। तो हुआ ये था कि इस रीसस मंकी के जो आरबीसीज थे, ठीक है, इसके जो रेड ब्लड सेल्स थे, इसमें किसी टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट थे। ठीक है, उन एंटीजेंस के कारण इनको हमने रीसिस का नाम दिया। आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस अवेलेबल थे, और इसके कारण ये बोला गया कि जो भी यहाँ पे हमने रीसिस मंकी को लाइक स्टार्टिंग में जब इन पे रिसर्च चल रहा था,
तो देखा यह गया कि इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस पाए जा रहे हैं। इन्हीं एंटीजेंस को नाम दे दिया गया RH एंटीजेंस। और यही एंटीजन हमारे आरबीसी के ऊपर, मतलब कि इसी टाइप के एंटीजेंस हमारे आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसी की वजह से हमारी ब्लड ग्रुप के आगे जो है RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव का हम मेनली जो है साइन लगाते हैं। तो अगर हम इस RH एंटीजन की बात करते हैं, तो अगर ये प्रेजेंट होता है, अगर ये प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं RH पॉजिटिव। ठीक है, ये जो है ये मैं ह्यूमन के केस में बात कर रही हूँ। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो इसी की वजह से हम कहते हैं RH नेगेटिव। तो ये अभी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि इसकी डिस्कवरी कैसे शुरू हुई थी। तो इसकी सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा RH सिस्टम की डिस्कवरी रीसस मॉन्की में हुई थी। जब इनसे आरबीसी लिया गया तो देखा गया कि इनमें एक टाइप, उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत ही यूनिक टाइप के एंटीजन प्रेजेंट थे। उन एंटीजन को ये रीसस का RH लगाकर जो है उस एंटीजन को RH एंटीजन कह दिया गया। और जितने भी मॉन्की पे टेस्ट हो रहा था, यानी जितने भी मॉन्कीज को लिया गया था एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, सारे ही मॉन्की के आरबीसी के ऊपर ये एंटीजेंस पाए गए। यानी आप कह सकते हो जितने भी मॉन्की का वहां पे एक्सपेरिमेंट के लिए उनको लिया गया, 100% मॉन्की में जो है 100% मॉन्की उनमें ये एंटीजन पाए गए और इनको नाम दे दिया गया RH एंटीजन। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद कुछ और अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिए गए, जिनमें से एक था रैबिट और दूसरा था गिनीपिग। तो रैबिट और गिनीपिग की बॉडी में मॉन्की के आरबीसी को लेकर ट्रांसफ्यूजन किया गया, इंजेक्ट किया गया, देखने के लिए कि रैबिट और गिनीपिग की बॉडी मॉन्की के एंटीजन के लिए कैसे रिएक्ट करती। तो इस तरीके से क्या किया गया, मॉन्की की बॉडी से आरबीसी लिया गया और आरबीसी लेने के बाद जो है इसको कहाँ पे इंजेक्ट कर दिया गया, इसको इंजेक्ट कर दिया गया रैबिट में। ठीक है, रैबिट में इंजेक्ट किया एंड गिनीपिग में इंजेक्ट किया। अब सीधी सी बात है, आपको ये चीज तो पता है कि एंटीजन की हम बात करते हैं तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं। तो जब RH मॉन्की में से, यानी रीसस मॉन्की में से जब हमने आरबीसी को रैबिट एंड गिनीपिग की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो हुआ ये कि रैबिट और गिनीपिग की बॉडी में इसके खिलाफ, दैट इज RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट हो गई। यानी आप ये कह सकते हो कि देयर बॉडी जनरेटेड द एंटी RH। एंटीबॉडी RH, यानी ये हम कह सकते हैं कि कोई बाहर से एंटीजन आया और उसके लिए बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर दी। हेंस उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि एंटीबॉडी डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया, यानी रिएक्शन हो गया। समहाउ अगर हम एक भाषा में कहें तो रिएक्शन हो गया, क्योंकि RH एंटीजन वेरी ऑब्वियसली RH एंटीबॉडी अगर बन रहा है तो अगर ये मिलते हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज एग्लूटिनेशन होगा। पहले भी आपको बताया गया था, यहां भी हम एक बार जो है इसको मेंशन कर लेते हैं कि अगर इन केस RH एंटीजन मिलता है, RH एंटीजन प्लस RH एंटीबॉडी, अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन, यानी क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो एंटीबॉडी है या तो पहले से प्रेजेंट हो या तो बाद में प्रोड्यूस हुई हो, लेकिन रैबिट और गिनीपिग के केस में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी, पहले से अवेलेबल नहीं थी, ये प्रोड्यूस हुई थी। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो मॉन्की से RH एंटीजन लिया गया था ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जब उसको इंजेक्ट किया गया रैबिट एंड गिनीपिग में, तो रैबिट और गिनीपिग में क्या मिला हमें, एंटीबॉडी RH का डेवलपमेंट हो गया। ओके अब यहां से क्या समझने को मिलता है हमें, सो एज अ कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, एज अ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि रीसस मॉन्की के आरबीसी पे कुछ ऐसे एंटीजन थे जो कि रैबिट और गिनीपिग की बॉडी में आने के बाद रिएक्ट कर गए एंटीबॉडी से, लेकिन वो एंटीबॉडी पहले से ही प्रोड्यूस नहीं थे। तो आप ये कह सकते हो कि ये एंटीजन ने स्टिमुलेट कर दिया अपने खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज इन द बॉडी ऑफ रैबिट एंड गिनीपिग। सो दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन. The RBCs of rhesus monkey have some antigens that stimulated the antibody production in rabbit and guinea pig against that antigen. तो इन दोनों की बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया वो इस एंटीजन के खिलाफ था और एज अ रिजल्ट देखने को ये मिला कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया और इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो भी एंटीबॉडी
इन दोनों में डेवलप हुई थी। तो किया ये गया कि रैबिट की बॉडी से जो एंटीबॉडी डेवलप हुई थी उसको लेकर मिक्स कर दिया गया ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम जरा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो एंटी आरएच यानी आप कह सकते हो एंटीबॉडी, ठीक है, तो एंटीबॉडी जो बनी थी आरएच एंटीजन के खिलाफ में इन द बॉडी ऑफ रैबिट, उसको क्या किया गया, उसको इंजेक्ट किया गया ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, उसको इंजेक्ट किया गया ह्यूमन पॉपुलेशन में। अब ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन लिया गया था ये लगभग यूरोप के यूरोप का जो पॉपुलेशन था लगभग उस पर टेस्ट हो रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का निकला। देखा ये गया इसके रिजल्ट में, अगर हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा ब्रॉड बेसिस पे लेकर जाएं, इस तरीके से लेकर चलते, तो जैसे कि मैंने कहा इसका 2 रिजल्ट निकला। हुआ ये कि इस पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन हमने लिया था, यहाँ पर जितना भी नंबर दिया था उसको तो हम 100% कंसिडर करेंगे। तो हुआ ये कि जो 85% पॉपुलेशन थी उसमें कुछ और देखने को मिला, एंड 15% पॉपुलेशन में उसमें कुछ और देखने को मिला। ठीक है, तो हुआ ये कि जो भी हमने एंटीबॉडी रैबिट से ह्यूमन पॉपुलेशन में डाली थी, कुछ 85% ह्यूमन पॉपुलेशन में इसके खिलाफ, मतलब कि एंटीबॉडी आरएच एंड एंटीजन ये दोनों कंबाइन हो गए, मतलब कि कंपैटिबिलिटी बैठ गई, और एक ढंग से 85% इंडिविजुअल में एग्लूटिनेशन का केस देखा गया। ओके, एग्लूटिनेशन का केस देखा गया मतलब हम कह सकते हैं कि 85% ऑडियंस में एग्लूटिनेशन का केस देखा गया, जबकि 15% ऑडियंस में देयर वाज नो एग्लूटिनेशन। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, क्यों 85% ऑडियंस में एग्लूटिनेशन हुआ और बाकी 15% में नहीं हुआ। तो एग्लूटिनेशन कब होता है, अभी मैंने आपको बताया, जब आर एच एंटीजन और आर एच एंटीबॉडी, ए भी लिख देते हैं हम, ये दोनों मिलते हैं तभी एग्लूटिनेशन होता है। राइट, शॉर्टकट में थोड़ा मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एंटीबॉडी, यहां से हमने क्या लिया था, यहां से हमने लिया था एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ थी, आरएच एंटीजन के खिलाफ थी, यानी इस 85% इंडिविजुअल में आरएच एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था। और जब हमने रैबिट से यहां पर एंटीबॉडी डाला तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर गए और एग्लूटिनेट कर गए। राइट, लेकिन अगर इस केस में बात करें तो हमने तो इसको, दैट इज 15% वाला जो केस है, हमने इसको भी एंटी आरएच दिया था, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर भी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर एंटीजन क्या अवेलेबल था, नो आरएच एंटीजन, एंड इसीलिए यहां पर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। सिंपल, होप इट इज अंडरस्टूड। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन टेस्ट की गई थी इसमें कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे जिनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर पहले से ही आरएच एंटीजन प्रेजेंट था, वही आरएच एंटीजन जिसको फर्स्ट टाइम रीसस वोंकी में देखा गया था। और 15% ऑडियंस में ये देखा गया, 15% पॉपुलेशन में ये देखा गया कि आरएच एंटीजन है ही नहीं। और यहीं से तो हमारा भी कंसेप्ट बना था जिसमें हमने ये कहा था कि अगर किसी इंडिविजुअल को, अगर हम आरएच सिस्टम की बात करते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, एजी लिखते हैं, तो वो इंडिविजुअल को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव। और जिस इंडिविजुअल में ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है, आरएच एंटीजन एब्सेंट, इन्हीं को हम कह देते हैं आरएच नेगेटिव। सो होप यू गॉट द कंसेप्ट कि क्यों 15% ऑडियंस ने एग्लूटिनेशन शो नहीं किया, क्योंकि इस पॉपुलेशन में आरएच पॉजिटिव पॉपुलेशन भी थी और आरएच नेगेटिव पॉपुलेशन भी थी, यानी कुछ ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव लगाते थे वर्ड और कुछ नेगेटिव लगाते थे, एंड इसीलिए हमें आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के केसेस में 15% ऑडियंस में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, जबकि 85% में एग्लूटिनेशन देखा गया। और यहीं से कंसेप्ट आया, फिर अलग अलग एरिया के पॉपुलेशन को स्टडी किया गया और देखा गया कि ये परसेंटेज वैरी करता है, हर जगह का 85 और 15%, जैसे मैंने कहा इस केस में जो है यूरोप के पॉपुलेशन पे मेनली ये किया गया था। अब हर जगह का पॉपुलेशन वैरी करता है, कहीं पे ये वैरी करके 30% हो सकता है, मतलब कि एग्लूटिनेशन ना होने का केस, मतलब वहां पे 30% ऑडियंस ऐसी है जो कि जिनके पास आरएच एंटीजन नहीं है, तो आरएच एंटीबॉडी के लिए वही इंसान का बॉडी रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन करेगा जिसमें ऑलरेडी आरएच एंटीजन है, मतलब आरएच पॉजिटिव वो है, तभी वो इस एंटीबॉडी के लिए रिएक्ट करेगा।
ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस था जिससे कि एक चीज सामने आई जिसे हमने कहा RH सिस्टम, और इसकी खोज जो है रीसस मॉकी के थ्रू हुई थी। रीसस मॉकी में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था, क्योंकि जब उसको देखा गया तो ये देखने को मिला कि वहां पे बहुत ही यूनिक टाइप का एक एंटीजन प्रेजेंट है उनके RBC के ऊपर। और जब ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये प्रूव हो गया कि उस टाइप का एंटीजन एक्चुअल में ह्यूमन पॉपुलेशन का जो RBC होता है उस पर भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक फंडा बनता है, कौन सा फंडा, कि क्या ह्यूमन की बॉडी में, जैसे कि हमने पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखा था कि जिस इंसान के RBC के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसी टाइप का एंटीबॉडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है, रेदर टू से उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसके RBC के सरफेस के ऊपर A एंटीजन तो पाया जाएगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में उसके एंटीजन के खिलाफ A एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, उल्टा पाया जाएगा, दैट इज B एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो क्या एक्चुअल में RH एंटीबॉडी नाम की भी चीज होती है? आंसर इज यस, बिल्कुल होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है उनकी बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, RH एंटीबॉडी एब्सेंट। और जो इंडिविजुअल RH नेगेटिव है उसकी बॉडी को अगर हम कभी भी RH एंटीजन से स्टिमुलेट कर दें या उसको इनकाउंटर करवा दें तो उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है। तो वी कैन राइट कि देयर कैन बी अ प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी ऑन स्टिमुलेशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि RH नेगेटिव पर्सन जो होता है उसकी बॉडी में पहले से ही RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। उसकी बॉडी RH एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस कर पाएगी जब उसकी बॉडी ने एक बार RH एंटीजन को इनकाउंटर किया हो या RH एंटीजन को फेस किया हो, अदरवाइज RH एंटीबॉडी उनके में नहीं पाई जाएगी। और जो RH पॉजिटिव है वेरी ऑब्वियस इनमें तो पाई ही नहीं जाएगी। RH नेगेटिव में एंटीबॉडी तभी पाई जाएगी जब RH नेगेटिव पर्सन ने कभी भी RH एंटीजन को अपनी लाइफ में कभी भी अगर उसको इनकाउंटर किया हो या उसको फेस किया हो तो। यानी वी कैन से दैट कि RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टिमुलेशन के बाद होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहीं से आप ये समझ सकते हैं, यानी जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH को भी टेस्ट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल RH नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर आप RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी में RH पॉजिटिव पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं और दोनों का ब्लड ग्रुप A ही है लेकिन RH अगर उल्टा हो गया कि RH नेगेटिव, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है A नेगेटिव, ठीक है, और एक इंसान है A पॉजिटिव, तो आप इसको ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि RH नेगेटिव की बॉडी में अगर आपने RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया तो RH पॉजिटिव के खिलाफ उसकी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाने लगेगी, RH एंटीबॉडी बना देगी और क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे RH के लिए भी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, तब जाकर फाइनल डिसाइड किया जाता है कि यस कौन सा इंसान किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो खाली ABO ब्लड ग्रुप ही चेक नहीं किया जाता है, RH ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है या RH सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब हम बात कर लेते हैं RH जीन के बारे में, क्योंकि अगर ये एंटीजन बना रहा है तो वेरी ऑब्वियस इसका कहीं ना कहीं लोकस अवेलेबल होता है, क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं इसका लोकस पाया जाएगा, बिल्कुल राइट। तो हम इसको कहते हैं RH लोकस, यानी इसका पोजीशन जो है क्रोमोसोम पे कहाँ होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 अगर हम इसको कहते हैं दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर 1, तो इसके ऊपर RH लोकस पाया जाएगा, मतलब कि RH एंटीजन को कोड करने वाले जीन्स जो हैं इसी के ऊपर अवेलेबल रहेंगे और इसको हम कह सकते हैं RH लोकस, और क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये प्रेजेंट रहेगा। अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो RH लोकस होता है या फिर आप इसको जीन कह सकते हैं, ये RH जीन दो टाइप में पाई जा सकती है। ठीक है, दो टाइप में पाई जा सकती है, 2 टाइप लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज आ जाती है कि भाई अभी तक तो RH पढ़ रहे थे, ये DCE कहाँ से चला आया। तो होता यह है कि RH जीन जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, यही जीन एक्चुअल में RH एंटीजन के लिए कोड करता है और इस RH जीन को फर्दर जो है आगे और भी डिवाइड किया गया है। इतने ही नहीं, लगभग RH लोकस पे जो जीन पाई जा रही है ये जीन में देखा गया है कि लगभग ये 50 एंटीजन को या 50 एंटीजन की प्रेजेंस को शो कर सकता है। यानी RH खाली अगर कहते हैं तो वो अभी तक एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है,
यानी इसके ऊपर एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऐड होना बाकी है। RH क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे RH जो वर्ड होता है वो अपने आप में एक प्रोटीन एरिया को प्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, आप कह सकते हो, एक प्रोटीन है। इसके ऊपर एक एंटीजेनिक एक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो एक एंटीजेनिक फैक्टर ऐड होता है, उसी को हम यहाँ पे डी नाम से बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 50, ये जो डी मैंने लिखा है, डी लिखा है, सी और ई लिखा है, ये एक्चुअल में एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और RH सिस्टम में लगभग 50 एंटीजन्स का प्रेजेंस देखा गया है, लेकिन हम 50 एंटीजन्स को नहीं डील करते हैं, हम सिर्फ 5 को डील करते हैं। अब उन 5 में से कौन सा है, वी ओनली डील विथ 5 एंटीजन। और उन 5 एंटीजन का नाम क्या है, उन 5 एंटीजन का नाम है कैपिटल डी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। तो ये 5 को बहुत ही फेमस तरीके से जाना गया है, क्योंकि इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इनहैंस बेसिस पे देखी जाती है। लेकिन इन 5 में से भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कॉमनली पाया जाता है, ठीक है, कॉमन बेसिस पे जो पाया जाता है वो होता है डी टाइप एंटीजन। तो ये जो डी टाइप एंटीजन है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो भी डी के पास ही होती है और सबसे कॉमन भी है। तो इसीलिए RH के सिस्टम में वैसे तो, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है तो हम सारे जीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद होगा आपको ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में मैंने आपको कहा था एंटी डी एंटीबॉडी। तो डी वर्ड क्यों यूज किया था, क्योंकि इन जनरल अक्सर डी के लिए ही टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यही एंटीजेनिक टाइप होता है। तो ये जो डी है ये किसको बता रहा है, ये एक टाइप के एंटीजन को बता रहा है। और ये जो सी और ई है ये भी एंटीजन ही है, लेकिन डी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है या फिर आप बोल सकते हो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और ये कॉमनली पाया जाता है। सो वी कैन से दैट दी डी एंटीजन इज कॉमन एंड मोस्ट इम्यूनोजेनिक। तो यही सबसे ज्यादा अकर होने के कारण हम इसी को अकाउंट में लेते हैं। तो कभी भी हम RH को सिर्फ RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव नहीं कहते, हम इसको RH डी कहते हैं। तो डी का नाम आप पहले से ही सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन आज आपको क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या होता है। तो कॉमनली बेसिस पे ये पाया जाता है तो हम सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, बाकी सब पे फोकस नहीं करते हैं। तो अगर RH डी एंटीजन पाया जाता है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा और अब करेक्ट करके कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल पता चल गया, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि RH डी में अगर किसी इंसान के अंदर ये प्रेजेंट है तब हम कहेंगे उसको कि वो क्या है, वो RH डी पॉजिटिव है। यानी उसकी ब्लड ग्रुप के आगे आप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव लगा सकते हो। और अगर किसी इंसान में यही RH डी प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको RH डी नेगेटिव कहते हो, यानी O नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, A नेगेटिव, आप ऐसे कहते हो। तो अभी तक हम RH तक डील करते हुए आ रहे थे, अब आपको थोड़ा सा एक नया नाम जानने को मिला कि एक्चुअल में ये सिर्फ RH नहीं होता है, RH डी होता है। और खाली इसको क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है पॉपुलेशन में और मोस्ट इम्यूनोजेनिक है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकता है, स्टिमुलेट करवा सकता है अपनी एक्टिविटी से, क्योंकि एंटीजन का काम ही होता है इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाना या स्टिमुलेट करवाना, और ये उसमें बहुत ज्यादा अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। तो इनकेस अगर हम आरबीसी को देखते हैं, मान लीजिए दिस इज अ आरबीसी, ठीक है, और अगर हम RH एंटीजन की बात करते हैं तो RH एंटीजन तभी एंटीजन कहलाएगा जब उसके ऊपर आपको डी एंटीजन देखने को मिलेगा, बिकॉज RH की खाली बात करते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड की तरह मतलब काम करता है। और वो कैसा काम करता है आपको पता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनमें से कुछ पेरिफेरल होता है, कुछ इंटीग्रल होता है। पेरिफेरल का मतलब जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब कुछ ऐसे प्रेजेंट रहेगा, या तो बाहर प्रेजेंट रहेगा या तो अंदर प्रेजेंट रहेगा। और कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिसका कुछ हिस्सा जो है मेम्ब्रेन के अंदर अटैच रहता है, ठीक है, जिसे हम एम्बेड रहना कहते हैं, स्पैन करना कहते हैं, इस तरीके से अटैच रहता है, इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। और जो बाहर या अंदर की तरफ से पेरिफेरल एरिया पे पाया जाता है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं ऑन आरबीसी। तो अगर ये आरबीसी है तो इसके सरफेस के ऊपर आपको एंटीजन मिल सकता है, RH एंटीजन की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम RH एंटीजन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ इट इज अ RH एंटीजन, RH एंटीजन, RH एंटीजन के लिए ये कहा जाता है कि इट इज अ 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी इसका 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें एम्बेड होकर रखा है। मतलब इसका अगर पिक्चर बनाना चाहें तो हम जो है कुछ ऐसे बना सकते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट, और ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा RH एंटीजन। लेकिन अभी भी नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर D एंटीजन ऐड नहीं हुआ है, तो हम जो है यहाँ पर D एंटीजन को ऐड कर सकते हैं। अब जाकर ये पूरा कहलाएगा क्या, RH-D एंटीजन, RH-D एंटीजन। तो होप इट इज क्लियर कि ये काम कैसे कर रहा है। साथ ही साथ जब आप इसको इस तरीके से देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक और चीज चली आ रही है, क्या? अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप से इसको कंपेयर करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन पाए जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि वहां पे शुगर जो है वो एक्चुअल में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन काम कर रहा है। तो यानी हम एबीओ जो ग्रुप था वहां के एंटीजन को कंपेयर करें तो उसका नेचर समहाउ शुगर था, यानी कार्बोहाइड्रेट नेचर के थे। लेकिन आरएच एंटीजन का नेचर क्या होता है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि एबीओ एंटीजन की अगर हम बात करते हैं, चाहे एच एंटीजन हो, ए एंटीजन हो या बी एंटीजन हो, कलेक्टिवली हम कह सकते हैं दे आर दी ऑलिगोसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर इसकी बात करें तो दिस इज अ प्रोटीन, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह ये पाया जाता है। और मैंने खाली डी को ही क्यों दिखाया, ये है डी आपके पास, ये जो है हम इसको डी लिख देते हैं। ये खाली इसको क्यों दिखाया, क्योंकि सबसे ज्यादा यही देखा जाता है, और टेस्ट के मामले में भी इसी को सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पता लगा जाता है कि द पर्सन इज RH-D पॉजिटिव या RH-D नेगेटिव। तो यानी हमारा यहाँ तक कंक्लूजन क्या निकला है, हमारा यहाँ तक कंक्लूजन ये निकला है कि आप हो या मैं हूं, हम दोनों में से कोई भी हो, अगर हमारे पास RH-D अगर एंटीजन है तो मेरे ब्लड ग्रुप के साथ जो है पॉजिटिव ऐड होगा। जैसे कि आई एम ए बी पॉजिटिव पर्सन, तो मैं ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हूं, तो मतलब कि मेरे अंदर RH-D एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आप ए पॉजिटिव स्टूडेंट, आप ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के हो, तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आप ए ब्लड ग्रुप के हो, साथ ही साथ आपके अंदर RH-D एंटीजन भी है। सिमिलर केस विथ RH-D नेगेटिव ऑल्सो, कि जो O नेगेटिव वाले स्टूडेंट है या A नेगेटिव वाले स्टूडेंट है, उनमें RH-D एंटीजन नहीं है। अभी तक का यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है। और एक सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे ये बनता है जो आपकी मदद करेगा आगे के टॉपिक को समझने में, जिसमें कि हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ेंगे, या फिर हम उसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो वहां के लिए 2 फंडे याद रहना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपके सामने अभी यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ। तो रिजल्ट 1 में हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट 1 में हम ये लिख सकते हैं कि अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है और अगर हमने उसको RH एंटीबॉडी से रिएक्ट किया तो ये क्या कर जाएगा, ए ग्लूटिनेट कर जाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल में RH एंटीजन एब्सेंट है और हमने उसको RH एंटीबॉडी दे दिया, तो क्या वो ए ग्लूटिनेट करेगा, नो ए ग्लूटिनेशन। तीसरा भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, अगर हम देखना चाहें तीसरा रिजल्ट क्या आता है। अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, RH नेगेटिव लिख रही हूं मैं, यानी उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर आपने उसको RH एंटीजन से एक्सपोजर करवा दिया, यहां पे मैं लिख देती हूं एक्सपोजर, तब क्या होगा, तब उसकी बॉडी को, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेशन मिलेगा और उसकी बॉडी में एंटी RH प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी RH जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको थर्ड केस बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक केस देखा जाता है जिसके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक फेमस टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या फिर हम इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। तो ये जो थर्ड केस है, बस इसको याद रखिएगा कि अगर RH नेगेटिव पर्सन है, मतलब उसके अंदर RH एंटीजन नहीं है, नो RH एंटीजन, और इन केस बाय एनी मीन्स उसकी बॉडी में अगर RH एंटीजन का एक्सपोजर हो जाता है तो उसकी बॉडी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, और प्रोड्यूस ही नहीं करती है, याद भी रखती है कि अगली बार अगर ये एंटीजन आया तो इसको फटाफट से जो है हमें बॉडी से भगा देना होगा। तो इसी केस को ध्यान में रखते हुए कि जो हमने रिजल्ट 3 लिखा है, इसी केसेस के बेसिस पे हम RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ते हैं। अब ये है क्या, काफी भारी भरकम सा टर्म है, जरा समझते हैं कि होता क्या है इसमें। तो बस रिजल्ट 3 को याद रखिएगा, बाकी सारी बातें जो है आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आने लगेंगी। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, एक कपल को एग्जाम्पल में लेते हैं,
कपल में हम ये इमेजिन करते हैं कि जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन या फादर आप कह सकते हो, दैट फादर इज RH पॉजिटिव, या फिर आप जो है RH D पॉजिटिव लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और जो फीमेल है जिनके बीच में मेटिंग होगी, फीमेल इज RH नेगेटिव। यानी इन जनरल कहें तो ऐसे मेल और फीमेल जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है या तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, उल्टा हो गया, एक का पॉजिटिव हो गया, एक का नेगेटिव हो गया है। अब इसमें इस केस में क्या होता है, ब्लड ग्रुप आगे मैंने मेंशन नहीं किया, आप कोई भी ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ RH की बात कर रही हूँ कि एक बंदा जो है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो स्पेशली कब होता है, ये हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, ये हम जो है, ये एक स्पेशल केस है, इसमें और मतलब कि और बहुत से केसेस नहीं आएंगे, ये एग्जैक्ट एक ही केस है जिसके बेसिस पे समझा जाएगा। और वो ये है कि अगर मेल RH पॉजिटिव है, यानी RH पॉजिटिव है का कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। और फीमेल क्या है, फीमेल के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए माइनस लगा दिया। ओके, तो होता क्या है कि जब इन दोनों के बीच में मेटिंग होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ या रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो, और इसके बाद जो इनका फर्स्ट चाइल्ड आता है, फर्स्ट चाइल्ड, अगर वो, ठीक है, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, वो जो फर्स्ट चाइल्ड बनता है, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड RH नेगेटिव है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब चीजें नॉर्मल काम करता है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर वो चाइल्ड RH पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मदर अपने वूम्ब में जो है, वूम्ब में उसने किसको रखा है, एक ऐसे चाइल्ड को जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। यानी आगे मैंने ए बी ओ कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैं RH के बेसिस पे बात कर रही हूँ। तो अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव है तो होगा क्या, तो मदर एंड फीटस में जब ये RH का फैक्टर इनकम्पैटिबल होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपको पता है कि जब भी मदर डिलीवरी देती है बच्चे को, तो देर इज अ माइन्यूट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जब एक मदर डिलीवरी दे रही होती है बच्चे को, तब उस टाइम पे फीटस का ब्लड यानी बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में कुछ अमाउंट में चला आता है। और अगर फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो RH नेगेटिव मदर है, उसको RH पॉजिटिव ब्लड को फेस करने का मौका मिल रहा है। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को फेस करेगा तो क्या होगा, ये वाला केस हो जाएगा, ये जो हमने बताया है कि RH नेगेटिव जिसके पास कोई RH एंटीजन नहीं है, अगर वो RH एंटीजन से एक्सपोजर कर लेता है, क्योंकि अगर ये चाइल्ड RH पॉजिटिव है मतलब कि इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है, सिंपल केस। और अगर ये प्रेजेंट है और मदर है RH नेगेटिव, तो उसने अपने वूम में इसको रखा हुआ है, लेकिन जब डिलीवरी होगा तो दोनों का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कुछ अमाउंट में देखा जाता है। अब होता ये है कि फर्स्ट जो इसकी डिलीवरी होती है, तो मदर की बॉडी को टाइम लग जाता है एंटीबॉडी को बनाने में, यानी एंटी RH बनाने में मदर की बॉडी को टाइम लग जाता है, क्योंकि पहली बार मदर की बॉडी जो है एक्सपोजर कर रही है RH एंटीजन से, और मदर खुद RH नेगेटिव है। तो जो बॉडी टाइम लगाती है RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी को बनाने में, उतने टाइम तक फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हो जाता है। यानी आप कह सकते हो पहले बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है, वो आराम से डिलीवर हो जाता है। लेकिन इस डिलीवरी के साथ ये जो RH पॉजिटिव बच्चा है, ये फर्स्ट टाइम में क्या होता है, नॉर्मल इसकी डिलीवरी हो जाती है, ये नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अपनी डिलीवरी के साथ इसने और क्या कर दिया है, एक खतरा वहां पे पैदा कर दिया है। कौन सा खतरा? इस टाइम में क्या होता है, मदर सेंसिटाइज हो जाती है, सेंसिटाइज मदर। सेंसिटाइज फॉर व्हाट, किसके लिए सेंसिटाइज हो गई है, RH एंटीजन के लिए। यानी मदर की बॉडी अब ये पहचान चुकी है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ एंटीजन बॉडी में आता है और किसी भी एंगल से पहचाना जाता है, तो हमें उसे किल कर देना है, हमें उसके साथ एग्लूटिनेट होकर क्लम्पिंग कर देनी है। तो पहला बच्चा तो एकदम हेल्दी तरीके से उसका बर्थ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बर्थ होने के साथ साथ जो ब्लड का बीच में ट्रांसफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा ही सही, माइन्यूट अमाउंट में ही होता है, लेकिन होता है, डिलीवरी के टाइम पे होता है। लेकिन जो मदर सेंसिटाइज हो गई है, अब उसका क्या होगा, अब सेंसिटाइज होने के कारण मदर की बॉडी में एंटीबॉडी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं एंटी RH।
इम्यूनोलॉजी के टर्म में कहें तो एंटी आरएच के फॉर्म में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? मेनली आईजीजी बनती है, ठीक है, आईजीजी बनती है। अब ये जो एंटीबॉडीज बनी है, अब इनको याद है, और ये जो है जैसे ही आरएच एंटीजन इनको दोबारा मिला, ये अब तुरंत अटैक करेंगे, अब ये टाइम नहीं लगाएंगे। फर्स्ट एक्सपोजर में क्या हुआ? टाइम लग गया, और फर्स्ट एक्सपोजर में टाइम लगा, इसीलिए पहला बच्चा आराम से डिलीवर हो गया। लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी हुई और सिमिलर केस के साथ हुई, तब वो प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होगी, तब सेकेंड टाइम का जो प्रेगनेंसी होगा उसमें जो बच्चा है उसकी डेथ हो सकती है। तो जरा सा हम केस लेते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो सब कुछ ठीक हो गया, सेकेंड का हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दिस वॉज दी फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे। दिस वॉज दी फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब हम इमेजिन करते हैं कि इसी में जो है, इसी मेल एंड फीमेल में वापस से मेटिंग हुआ और इस बार सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये हो गई सेकेंड प्रेगनेंसी। अब क्या होगा? सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर वापस से सेकेंड चाइल्ड जो होगा, सेकेंड चाइल्ड अगर वो आरएच नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मदर की बॉडी भी आरएच नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो आरएच पॉजिटिव है तभी ये केस होगा। तो यानी मदर अगर आरएच नेगेटिव है और उसका बेबी अगर आरएच पॉजिटिव है, तभी ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन अराइज होगा, और किसी भी केस में अराइज नहीं होगा। तो यहाँ और कोई कंडीशन बनेगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर मदर नेगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है, तभी ये कंडीशन दैट इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो मान लेते हैं सेकेंड चाइल्ड का बर्थ होने वाला है, और ये जो सेकेंड चाइल्ड है ये भी क्या निकला? ये भी जो है आरएच पॉजिटिव निकला। अब क्या होगा? अब मदर की बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडी बन के बैठी हुई है आरएच पॉजिटिव के खिलाफ, यानी आरएच एंटीजन, क्योंकि आरएच पॉजिटिव है ये फीटस, मतलब कि इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो मदर की बॉडी में आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये ए ग्लूटिनेट कर देगा। और अगर ए ग्लूटिनेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस कौन सा होता है? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेती हूँ। ओके, जो फर्स्ट केस होता है वो कौन सा बनता है? वो ये बनता है कि अगर सेकेंड चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है, तो चाइल्ड जो कि आरएच पॉजिटिव है और मदर जो कि आरएच नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ग्लूटिनेशन, और बच्चे की हो जाएगी डेथ। तो स्पेशली आपने देखा होगा कोई ऐसा भी आपको कपल देखने को मिले कि जिसका पहला बेबी हुआ, उसके बाद वो बहुत ट्राई कर रहा है सेकंड बेबी के लिए, लेकिन उसका सेकंड बेबी नहीं हो रहा है। तो अगर वो चेकअप कराने जाए तो माइट भी ये वन ऑफ द केस हो सकता है। बार बार जो है प्रेगनेंसी के बाद डेथ हो जा रही है फीटस की, मतलब ये एक मेजर रीजन जो है हो सकता है कि एक मेल पार्टनर जो है आरएच पॉजिटिव है, फीमेल पार्टनर आरएच नेगेटिव है, और जो बच्चा हो रहा है उनका सेकंड चाइल्ड जो हो रहा है वो हो रहा है आरएच पॉजिटिव। तो इस केसेस में भी सेकंड प्रेगनेंसी कभी रुकती ही नहीं है, क्योंकि बार बार जो है एग्लूटिनेशन होता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये चीज देखी जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि ये जो चाइल्ड है ये आरएच पॉजिटिव है और मदर जो है आरएच नेगेटिव है, और इसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी बॉडी में, मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटी आरएच प्रेजेंट है, जो कि आरएच एंटीजन से जाकर कंबाइन करके एक ग्लूटिनेट कर जाती है, यानी क्लम्प बन जाता है। क्लम्प हो गया तो मतलब कि डेथ हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये तो एक नॉर्मल केस हो गया, लेकिन अगर कपल को ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी वगैरह ठहरती है तो डॉक्टर से जब चेकअप कराओ तो वो सारी बातें बता देते हैं कि यस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस बन सकता है इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेकंड प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे कपल क्या करता है? उस टाइम पे जो है मेडिसिन के थ्रू इस पर्टिकुलर चांसेस को अवॉइड किया जाता है। ओके, और इस चांसेस को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? सेकेंड जो केस होता है वो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है उनको समहाउ आप कह सकते हो चाइल्ड पे रिएक्ट करने से या अटैक करने से रोक दिया जाता है कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करके। अब वो जो ड्रग होते हैं वो
हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर चाइल्ड को सर्वाइव करने के लिए। अब ये जो ड्रग दिया जाता है उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि थ्रू आउट द टाइम जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद जो है उसको बार बार ड्रग दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है तो उसके बाद भी उसको ड्रग दिया जाता है ताकि जो भी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बनी है, RH एंटीजन के खिलाफ बनी है, वो होने वाले फीटस को नुकसान ना पहुंचा सके। तो चलिए उस ड्रग के बारे में देख लेते हैं कि वो ड्रग कौन सा है और काम कैसे करता है। तो ये जो हमने डिजीज बोला आपको, RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, इसके अलावा इसको एक और नाम दिया गया है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, दैट इज HDN भी कहा जाता है, क्योंकि उसके ब्लड का लाइसिस हो जाता है, क्योंकि जब आरबीसी और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आरबीसी का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो देखा ये गया है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विथ RH इनकम्पैटिबिलिटी इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसे हम HDN कहते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। मे अराइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सो नॉर्मली नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकर बिटवीन द मैटरनल, ओके, कोई भी जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं देखा जाता है मैटरनल एंड फीटल ब्लड के बीच में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, यानी उसकी जब पहली प्रेगनेंसी है तो कैसे फीटस का और मदर का ब्लड आपस में कैसे मिलेगा, कोई भी जरिया नहीं होता जिससे कि उनके ब्लड आपस में मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो डिलीवर कर रही होती है अपने बच्चे को तो उस टाइम पे देयर इज अ small amount of RH positive blood leak from the fetus through the placenta into the bloodstream of RH negative mother। अब जब वो बच्चे को बर्थ दे रही होती है तो उस टाइम पे RH पॉजिटिव ब्लड जो कि फीटस से निकल रहा होता है वो जाकर मदर के ब्लड के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि मदर की बॉडी क्या करती है, द मदर विल स्टार्ट टू मेक anti-RH एंटीबॉडी, तो anti-RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी मदर। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फीटल ब्लड लीकेज इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन अकर एट डिलीवरी, द फर्स्ट बॉर्न बेबी यूजुअली इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि डिलीवरी का टाइम हो रहा है, मतलब जब तक मदर की बॉडी उस एंटीजन के लिए रिएक्ट करेगी तब तक बच्चा डिलीवर हो जाएगा, इसलिए पहला बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस पर्टिकुलर कंडीशन के कारण। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है, इफ द मदर बिकम प्रेग्नेंट अगेन, अगर मदर दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, anti-RH एंटीबॉडी कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा, यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और उसके बाद वो एंटर कर जाएगी फीटस के ब्लड स्ट्रीम में, और मदर से जो एंटीबॉडीज आ रही हैं वो इसके खिलाफ आ रही हैं, तो होगा क्या कि फीटस के जो आरबीसी हैं उनका एग्लूटिनेशन होने लगेगा, हेमोलाइसिस हो जाएगा और इस तरीके से जो है फीटस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सेकेंड प्रेगनेंसी जो है प्रॉपर ढंग से होगी ही नहीं, बार बार जो है फीटस की डेथ हो जाएगी। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एन इंजेक्शन ऑफ द anti-RH एंटीबॉडी कॉल्ड द anti-RH गामा ग्लोब्यूलिन, जिसे हम रोगम कहते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसको अवॉइड कैसे किया जाए, अगर एक कपल को पहले से ही पता है कि उनके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है सेकेंड प्रेगनेंसी के साथ, तो होता ये है कि जो anti-RH एंटीबॉडीज होती हैं वो एक्चुअल में मदर को दी जाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं anti-RH गामा ग्लोब्यूलिन, शॉर्टकट में इसे हम रोगम कहते हैं। ये जब एंटीबॉडी मेनली दी जाती है तो ये प्रिवेंट कर देता है इस RH इनकम्पैटिबिलिटी के कंडीशन को। तो ये करता क्या है, पहली बात तो ये रोगम को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद दिया जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी दिया जाता है ताकि इन केस जब प्रेगनेंसी रुके तो तुरंत अटैक ना हो, साथ ही साथ मदर को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद भी एक स्लॉट डिसाइड करके उस टाइम पे रोगम दिया जाता है। ये रोगम करता क्या है एक्चुअल में, ये रोगम जो फीटस बना है मदर की बॉडी में, उस फीटस के आरबीसी के सरफेस के ऊपर जितने भी RH एंटीजन है ये जाकर उससे बाइंड कर जाता है। तो आप कह सकते हो कि एक ढंग से जब ये रोगम जाकर फीटस के आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो RH एंटीजन प्रेजेंट है उससे जब बाइंड करता है तो वो उन RH एंटीजन्स को इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये एक एंटीबॉडी की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन ये हेमोलिसिस नहीं करवाता है, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन नहीं करवाता है। अब इससे क्या होता है कि जो फीटस में आरबीसी है, अब उसके सरफेस के ऊपर जब एंटीजन नजर ही नहीं आएगा तो मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो कैसे उसके लिए जाकर रिएक्ट करेगी, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी और इस तरीके से सेकेंड चाइल्ड की भी प्रॉपर ढंग से डिलीवरी करवा दी जाएगी अगर मदर को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस बेसिस पे अगर रोगम टाइम टू टाइम दिया जाता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी को भी सेफली करवाया जा सकता है। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी अनजाने में हो रही है और उस कपल को पता नहीं है कि उनके अंदर
ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो वेरी ऑब्वियस जो सेकेंड चाइल्ड होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी, माइट बी थ्रू द मिसकैरेज और अबॉर्शन। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होता है जिससे कि हम कह सकते हैं कि किस ढंग से ट्रीटमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन का। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर ये RH मदर है और इसकी बॉडी में अगर पहला RH पॉजिटिव फीटस है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल होगी। लेकिन अगर हम इन बिटवीन प्रेगनेंसी की बात करें तो जब इसने डिलीवर कर दिया है अपने बेबी को तो इसकी बॉडी में फिलहाल में anti-RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज रेडी बैठी हैं कि अगर दूसरी प्रेगनेंसी रुकती है और वो पर्टिकुलर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव अगर होता है तो उसके खिलाफ ये रिएक्ट कर जाएगी। तो अगेन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं और ये फीटस अगर RH पॉजिटिव ही है तो मदर की एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके जाएगी और उसके बाद फीटस के ब्लड ग्रुप, फीटस का जो RBC है उसका लाइसिस करवा देगी, मतलब एग्लूटिनेशन समहाउ हो जाएगा और ये कंडीशन देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर यहीं पे इस कंडीशन को रोक देता है, या तो वो करता क्या है कि वो रोगम को रोगम का ही एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इस्तेमाल करता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके बाद जो है आपको जैसे मैंने सारा प्रोसेस डिफाइन किया इस तरीके से सेकेंड प्रेगनेंसी को भी सेफली करवाया जाता है अगर रोगम का प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल हो और टाइम पे यूज किया जाए तो इस ढंग से जो है हमने देखा कि RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस क्या होता है और ये काम कैसे कैसे कर रहा होता है। होप ये चीज क्लियर हो गई। हमने शुरू किया था इस थर्ड कंडीशन से कि क्या हो रहा था, इस थर्ड कंडीशन से शुरू किया था एंड फाइनली इसी का हमने एक स्पेशल केस देखा दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस भी कहते हैं। जो नेक्स्ट ब्लड ग्रुप हमारे सामने आता है उसे हम बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। ये भी एक टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है, लेकिन इसको अलग से हम ब्लड ग्रुप सिस्टम में डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि समहाउ ये ABO के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, बट इसकी कहानी थोड़ी सी अलग चलती है। तो हम बॉम्बे फिनोटाइप को बार बार ना लिखने के लिए हम यहाँ पे इसका एब्रीवेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नोट डाल के लिख रही हूँ मैं कि एब्रीवेशन के लिए हम इसको BP कहेंगे, यानी बॉम्बे फिनोटाइप कहेंगे। तो जितना भी नोट्स मैं यहाँ पे लिखती रहूंगी सब जगह मैं BP का इस्तेमाल करूंगी फॉर दी बॉम्बे फिनोटाइप, मैं इसको BP कर देती हूँ। ओके, तो इसकी कहानी कैसे चलती है, इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने क्या देखा था अभी तक, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इन केस अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि A एंटीजन प्रेजेंट रहता है। A एंटीजन अगर प्रेजेंट रहता है तो हम उसको बोलते हैं A ब्लड ग्रुप। ठीक है, A ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर B एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो B एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो हम इसको बोलते हैं B ब्लड ग्रुप। अगर बोथ प्रेजेंट रहता है, बोथ A एंड B एंटीजन तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। और अगर ओनली H प्रेजेंट रहता है, ओनली H एंटीजन, तो हम इसे कहते हैं O ब्लड ग्रुप। ये बात मैं ऑलरेडी आपको मेरे जो पहला मास्टर क्लास था उसमें ये चीजें मैं समझा चुकी हूँ। तो इसको दोबारा से क्यों बताया मैंने, क्योंकि बॉम्बे फिनोटाइप इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इसके नाम पे बात कर लेते हैं, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, नेम की बात करें तो इसको ऐसा नेम क्यों दिया गया, क्योंकि पहली बार ये एक इंडिविजुअल में देखा गया जो कि बॉम्बे में रहता था। बॉम्बे इंडिया, मतलब पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो वहां पे देखा गया और ये बहुत ही यूनिक टाइप का ब्लड ग्रुप था। और इसमें यूनिकनेस ऐसी क्या थी वो भी हम बात करेंगे। तो इसको नेम ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि इट वाज फाउंड इन बॉम्बे। तो ये बॉम्बे में जो है देखा गया था। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी रेयर इन अकरेंस, रेयर इन अकरेंस, बहुत ही कम देखा जाता है। ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप के साथ बहुत ही कम इंडिविजुअल को देखा गया और बहुत ही एक आप कह सकते हो यूनिक टाइप का फीचर होता है बॉम्बे फिनोटाइप के साथ। अब देखिए हुआ ये कि पहले तो इसकी स्टोरी के बेसिस पे आते हैं कि इसको कैसे जाना गया, किसके साथ इसको कंफ्यूज किया गया, एवरीथिंग हम इसके बारे में बात करेंगे, तभी इसके बारे में जानने में भी मजा आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये एक बहुत ही रेयर होता है इन अकरेंस, ज्यादा नहीं देखा जाता है। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया एक ऐसे इंडिविजुअल में जो कि बॉम्बे में रहता था। और ये डिस्कवरी कैसे हुई थी कि उसका जब ब्लड ग्रुप देखा गया तो उसका ब्लड ग्रुप किसी के साथ जो है मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, और इस बेसिस पे मेनली इसकी डिस्कवरी, क्योंकि इसको जिस भी ब्लड ग्रुप के साथ मतलब मैच किया जा रहा था ये बहुत ही एक यूनिक टाइप का आप कह सकते हो कि रिजल्ट शो कर रहा था। तो देखने को ये मिला कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है BP बॉम्बे फिनोटाइप जो है इसके पास
कोई भी एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन ऑन आरबीसी। तो आप कहोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ओ ब्लड ग्रुप में भी तो कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि एंटीजन के लिए हम मेनली ए और बी इस्तेमाल करते हैं, मेन एंटीजन हम इनको ही कहते हैं। तो हम कहते हैं ओ के ऊपर भी कोई एंटीजन नहीं है, अगर हम एच को कंसीडर नहीं करते हैं तो, और अगर एच को कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं ओ के ऊपर एच एंटीजन होता है। तो कमाल की बात ये थी कि ये जो यहाँ पर बॉम्बे फिनोटाइप है, इसके सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं था, नॉट इवन एच एंटीजन, यानी इसके सरफेस पे नो एच एंटीजन। एटलीस्ट ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन पाया जाता है, लेकिन बॉम्बे फिनोटाइप में ना ही ए एंटीजन पाया जाता है, ना ही बी, ना ही ए बी, ना ही एच एंटीजन। तो जब स्टार्टिंग में इसकी डिस्कवरी हुई थी तो लाइक बॉम्बे फिनोटाइप को भी ओ ब्लड ग्रुप कह दिया गया था, कंफ्यूजन में कह दिया गया था, क्योंकि ओ पे भी हम क्या कहते हैं, हम ओ को इन जनरल लेकर कहते हैं कि इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम ए और बी एंटीजन के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब और डिटेल में स्टडी किया गया तो बोला गया नहीं, ओ ब्लड ग्रुप अलग है और जो बॉम्बे फिनोटाइप है वो अलग है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन पाया नहीं जाता है, लेकिन जो प्रिकर्सर एंटीजन है, जिसे हम मेनली एंटीजन एच कहते हैं, वो पाया जाता है। लेकिन बॉम्बे फिनोटाइप की अगर बात करें तो उनके सरफेस पे एच एंटीजन भी नहीं पाया जाता है, और जैसे कि आपको पता है एच एंटीजन इज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑल द अदर एंटीजन्स विच कैन बी फाउंड ऑन आरबीसी। इसीलिए बॉम्बे फिनोटाइप वाले में ना ए एंटीजन पाया जाता है, ना बी और ना ही एच, और यही इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी के लिए ये जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब ये जो एच एंटीजन है, इसको कोड करने वाले जो जीन है वो कैपिटल एच हो सकते हैं और कैपिटल एच स्मॉल एच हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में जो कैपिटल एच है वो डोमिनेट करता है, कैपिटल एच इज डोमिनेंट। ठीक है, तो अगर वो होमोजाइगस स्टेट में है तो भी कैपिटल एच अपना ही प्रेजेंस शो करेगा, और कैपिटल एच अगर अपना प्रेजेंस शो करेगा तो क्या करेगा, तो वो वहां पर एच एंटीजन बनाने में मदद करेगा। एच एंटीजन को बनाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो तो मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, जिसे हम मेनली फ्यूकोसाइड ट्रांसफरेज 1 कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर एंजाइम इस कैपिटल एच होमोजाइगस कंडीशन या कैपिटल एच स्मॉल एच हेट्रोजाइगस कंडीशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज दे कोड फॉर अ एंजाइम विच इज नोन एज, वेट अ मिनट, सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, बिकॉज दे कोड फॉर एंजाइम जिसका नाम है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, फ्यूकोसाइल जो ट्रांसफरेज होता है उसी के कारण इसको ऐसा नाम दिया गया है। तो अगर ये जीन जिसको हमने कैपिटल एच कहा है, अगर ये जीन कैपिटल एच फॉर्म में हो या कैपिटल एच स्मॉल एच फॉर्म में हो तो ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को बना सकता है। ठीक है, और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं FUT1, और जो स्मॉल एच होता है दैट इज रिसेसिव। तो देखा ये गया है कि अगर ये कैपिटल एच है या फिर ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तब तो ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज बना देंगे, जो कि हम जिसे हम कहते हैं एक फंक्शनल एंजाइम। लेकिन इफ अगर स्मॉल एच में प्रेजेंट है, मतलब इस फॉर्म में अगर ये एलील प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ये एंजाइम काम नहीं करेगा, नो फंक्शनल एंजाइम। और जो बॉम्बे फिनोटाइप के इंडिविजुअल होते हैं, बीपी जो होते हैं, उनमें यही चीज देखी जाती है कि उनका एच एंटीजन के लिए जो जीन कोड करने वाला होता है वो स्मॉल एच ही होता है, जिसकी वजह से नो एंजाइम, हेंस नो एच एंटीजन। ये केस देखने को मिलता है और इसीलिए उनका बॉम्बे फिनोटाइप देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे बात आती है क्या ये प्रॉब्लम है, सो आंसर इज नो। ये भी हर एक ब्लड ग्रुप जैसा एक टाइप का ब्लड ग्रुप है। इस जिनका बॉम्बे फिनोटाइप होता है उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती, बस प्रॉब्लम क्या होती है, जब इनको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे बॉम्बे फिनोटाइप पर्सन से ही ब्लड ले सकते हैं। तो यानी अगर इस इंडिविजुअल को अगर ब्लड की जरूरत है तो इसके लिए जो ब्लड डोनर होगा, ब्लड डोनर, वो बॉम्बे फिनोटाइप का ही होगा, वो बॉम्बे फिनोटाइप ही होगा।
और कोई नहीं होगा। अभी जो बॉम्बे फिनोटाइप है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, इतना कॉमनली पाया नहीं जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी इस केस में ब्लड बैंक की बहुत इंपॉर्टेंस जो है चली आती है। क्योंकि अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो मैं बता देती हूँ कि कितने लोगों पे कितने बेसिस पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो इंडिया में लगभग ये 1 in 10,000 पाया जाता है। मतलब किसी 10,000 लोगों में कोई एक इंसान बॉम्बे फिनोटाइप के साथ पाया जा सकता है। ताइवान की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसका रेयरिटी कम हो जाता है, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है कि 8,000 लोगों पे कोई एक जो है बॉम्बे फिनोटाइप का पाया जा सकता है। और यूरोप में बात करें तो 1 मिलियन लोगों में किसी एक की चांस होती है बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप को शो करने की। तो जैसे मैंने बताया ये काफी रेयर बेसिस पे, इसीलिए आपको इस ढंग से इसका अकरेंस देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा ये कॉमन नहीं है। अब इन केस यहाँ पे जब बात आती है कि ये काम कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एच एंटीजन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुरानी क्लासेस जो है मास्टर क्लास 1, वहां पे हमने एच एंटीजन के बारे में पढ़ा था। तो मान लेते हैं दिस इज अ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम का लॉन्ग आर्म हमने बना लिया है यहाँ पे। और एच एंटीजन को कोड करने वाला क्रोमोजोम नंबर कौन सा होता है? क्रोमोजोम नंबर 19। ठीक है, और ये जो लोकस होता है इसे हम एच लोकस कह सकते हैं, एच लोकस। अब इस एच लोकस की खासियत ये होती है कि ये कोड किस चीज को कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोड कर रहा है, ये एच लोकस अगर कैपिटल एच का है, तब क्या होगा? क्या एंटीजन बनेगा? बिल्कुल एच एंटीजन बनेगा, एकदम नॉर्मल बनेगा। अगर ये लोकस कैपिटल एच स्मॉल एच है तो भी एच एंटीजन बनेगा। बट इन केस अगर ये लोकस स्मॉल एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब नो एच एंटीजन। और यही इंडिविजुअल जो है आगे चल के बॉम्बे फिनोटाइप का हो जाएगा। और आपको ये नहीं भूलना है कि जो एच एंटीजन होते हैं दे यूज टू एक्ट लाइक अ प्रिकर्सर फॉर द अदर ब्लड ग्रुप। एच एंटीजन किसकी तरह काम करते हैं? प्रीकर्सर की तरह काम करते हैं, प्रिकर्सर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप। तो सीधी सी बात है, जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर एच एंटीजन पाया नहीं जा रहा, वहां पे ए और बी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि अगर हम कहें तो जो इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप के साथ है या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप के साथ है, तो हम क्या कह सकते हैं? उसके एच एंटीजन को मॉडिफाई किया जाता है बाय एडिंग सम शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि हमने ए और बी के केस में पढ़ा था फर्स्ट मास्टर क्लास में। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल एच की, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का आप कह सकते हो कि एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, तो हम ये कहते हैं कि अनएल्टर्ड है। और एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है तो हम बोल देते हैं कि देयर इज नो एंजाइम, जिसको कि हमने नाम दिया था फ्यूकोसाइड ट्रांसफरेज, जो कि फ्यूकोज को ले जाकर ओलिगोसैकेराइड पे अटैच कर देती है और पूरा जो कॉम्प्लेक्स रेडी होता है उसे हम एच एंटीजन का नाम देते हैं। तो ये वो कहानी है जिसकी वजह से बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि बॉम्बे फिनोटाइप में चलो मान लेते हैं कोई एंटीजन नहीं है, पर क्या कोई एंटीबॉडी भी पाई नहीं जाती है? आंसर इज बिल्कुल पाई जाती है। सो बॉम्बे फिनोटाइप रखने वाले इंसान की बॉडी में एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है, एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, एंड एंटीबॉडी एच भी पाया जाता है। तीनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है। सो बॉम्बे फिनोटाइप के जो पेशेंट होते हैं या फिर बॉम्बे फिनोटाइप के जो पर्सन होते हैं, उनका ट्रांसफ्यूजन जो होता है ब्लड का, वो उसी इंसान के साथ हो सकता है जिसके ब्लड में ए बी और एच एंटीजन प्रेजेंट ना हो, वरना एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि बॉम्बे फिनोटाइप को जो ब्लड ग्रुप डोनेट करेंगे इंडिविजुअल, उनका भी बॉम्बे फिनोटाइप का होना जरूरी है, तभी ये ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। ओके, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल इनको ब्लड डोनेट करेगा वो भी बॉम्बे फिनोटाइप का होगा, तो हेंस उसकी बॉडी में भी ए बी और एच एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसकी बॉडी में भी सिर्फ एंटीबॉडीज पाई जाएंगे, जो कि आपस में एंटीबॉडीज तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो उस इंसान में भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा। तो आप कह सकते हो एक बॉम्बे फिनोटाइप का पेशेंट दूसरे बॉम्बे फिनोटाइप के पेशेंट को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो बॉम्बे फिनोटाइप है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो अगर हम इसको एलीलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के तरीके जो है यहाँ पर दो हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम बॉम्बे फिनोटाइप को स्मॉल एच फॉर्म में लिखते हैं, या फिर हम इसको ओ
H फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये दो तरीका होता है बॉम्बे फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने का, और इस तरीके से ये सब कुछ काम कर रहा होता है। याद रखना है ये रेयर है, बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें H एंटीजन किसी भी तरीके से काम नहीं करता है। तो ये थी कहानी बॉम्बे फिनोटाइप की कि चीजें जो है वो कैसे कैसे चल रही है। H लोकस का हमने यहाँ पे कंसेप्ट देखा, साथ ही साथ ये देखा कि कौन सी जीन कैसे काम कर रही थी। ठीक है, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। RH ब्लड ग्रुप हमने देखा, उसके बाद हमने बॉम्बे फिनोटाइप देखा, किसमें प्रेजेंट होता है, क्या करता है, एवरीथिंग वी आर डन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक किया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द मास्टर क्लासेस में, जिसमें कि आने वाला लेक्चर जो है मेरा होगा लेक्चर नंबर 4, और आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। इनफैक्ट उसको देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।